हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, वो भी फिजिक्स में, जिसका नाम है भौतिक राशि। चलिए आइए समझते हैं भौतिक राशि और भौतिक राशियों के प्रकार। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भौतिक राशि, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे मैंने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अच्छा खासा इंट्रोडक्शन आपको दिया था। लेकिन एक बार और समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। मेनली फिजिकल क्वांटिटी आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आपसे समझ लीजिए कि कोई भी फिजिकल फिनोमिना हो रहा है, कोई भी फिजिकल फिनोमिना हो रहा है, ठीक है, यानी भौतिकी परिघटना। अब भौतिकी परिघटना क्या हो सकती है? तो आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं उन्हीं को हम भौतिकी परिघटना या घटना कहेंगे, ठीक है। इस दौरान, मतलब कोई भी घटना हो रही है तो इस दौरान कोई फिजिकल क्वांटिटी जरूर इन्वॉल्व होगी या कोई ना कोई फैक्टर होगा जिसके कारण वो घटना हो रही होगी, ठीक है। तो जो फैक्टर जिसके कारण वो घटना हो रही है और स्पेशली वो फैक्टर जिसके कारण घटना हो रही है और वो फैक्टर जिसे हम माप सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कहते हैं ऐसा कारक जो किसी भौतिकी परिघटना में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, उपस्थित होता है, और जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसे ही हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। मेनली भौतिक राशि अगर कोई है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास दो चीज़ें अनिवार्य होती है। पहला चीज़, चूंकि हम माप सकते हैं तो मापेंगे तो उसका मतलब उसके पास क्या होगा, परिमाण होगा। और दूसरी चीज़, चूंकि हर फिजिकल क्वांटिटी अपने आप में अलग होती है, मतलब एक घटना के लिए एक कारक उत्तरदायी होता है, दूसरी घटना के लिए दूसरा कारक होता है। तो हर बार स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है? उसका मात्रक। तो हर भौतिक राशि के पास दो चीजें होती हैं, है ना। एक तो परिमाण, भौतिक राशि किससे बनी है? दो चीजों से, एक तो परिमाण और दूसरा मात्रक। अगेन वही चीज लिख दिया, ठीक है। क्या बात समझ में आई? इंग्लिश में बोलते हैं इसे मैग्नीट्यूड और मात्रक को हम लोग बोलते हैं यूनिट। अब एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि हम 5 किलोमीटर चले, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? दूरी। आपने चलने वाला काम किया ना, ये एक प्रकार की घटना है, ठीक है ना। घटना का मतलब ये नहीं कि हाथ पैर टूट गया, ठीक है, ऐसी कोई घटना नहीं होती। गाड़ी लड़ गई या एरोप्लेन क्रैश हो गया, यही केवल घटना नहीं होती। हम जो काम करते हुए अपने आप में क्या है, फेनोमिना है, ओके। तो मान लीजिए आप चले, तो इसका मतलब आपने दूरी तय की। कितनी दूरी तय की? 5 किलोमीटर। तो दूरी क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटी है जो आपके इस फिनोमिना के कारण उत्पन्न हुई है, ठीक है। और इस देखिए फिजिकल क्वांटिटी को आप नाप सकते हैं ना? बिल्कुल सर नाप सकते हैं। तो देखिए कितना आपने नापा सर? 5 किलोमीटर। तो 5 क्या है? 5 है मैग्नीट्यूड और किलोमीटर क्या है? यूनिट है, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आपने पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस की थी, है ना। कुछ फंडामेंटल थी, कुछ डेराइव्ड थी, इन्हीं सब बातों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज हम देखेंगे भौतिक राशियों के प्रकार। लेकिन सर पिछली क्लास में भी हम लोगों ने देखा था भौतिक राशियों के प्रकार। लेकिन ये जो भौतिक राशियों के प्रकार है वो किसके आधार पर है? दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर मतलब अभी 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अब अगर दिशा के आधार पे आप देखोगे तो दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेंगी। पहली मिलेगी आपको अदिश राशि, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी कौन सी मिलेगी? तो दूसरी मिलेगी सदिश राशि, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले समझते हैं कि किस भौतिक राशि को हम अदिश राशि कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे हम हेडिंग डालेंगे अदिश राशि।
यानी स्केलर क्वांटिटी। अब क्या होती है अदिश राशि? सर ऐसी क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशि है मतलब जिनका किस पे डिपेंडेंसी नहीं होता है, डायरेक्शन पे। मतलब ऐसी भौतिक राशि जो दिशा पर निर्भर नहीं करती है, ठीक। those physical quantity which do not depend upon direction, ओके। अब मतलब क्या है सर? मान लीजिए कोई घटना हुई, इस घटना के द्वारा कोई भौतिक राशि पैदा हुई। कोई घटना होगी तभी भौतिक राशि आएगी, ठीक है। तो कोई भौतिक राशि आई। अब ये भौतिक राशि को निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ जा रही है? दिशा की। तब उसे सदिश बोलेंगे। लेकिन अगर दिशा की जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी हमें कुछ निकालना है और उस कंडीशन में हमें डायरेक्शन नहीं देखना पड़ रहा है ना, दिशा नहीं देखनी पड़ रही, तो ऐसी राशियों को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए आप दौड़ रहे हो, है ना। तो आप अगर दौड़ रहे हो तो आपसे कोई पूछे ये बताओ स्पीड कितनी है, यानी आपके दौड़ने की स्पीड कितनी है। सिंपल, आपके दौड़ने की स्पीड यानी चाल कितनी है, ठीक। तो हम आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर आपको अपनी स्पीड बतानी हो तो क्या आपकी स्पीड उत्तर में कुछ और है, पूरब में कुछ और है, दक्षिण में कुछ और है और पश्चिम में कुछ और है? क्या ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं सर। जो स्पीड हमारी उत्तर वाले रोड पे होगी वही पूरब वाले रोड पे होगी, वही पश्चिम वाले रोड पे होगी, वही दक्षिण वाले रोड पे होगी, है ना। कई महानुभावी यहाँ के डायरेक्शन को देखते हुए बोलेंगे कि नहीं सर, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि पूरब वाला रोड ठीक है, पश्चिम वाला रोड उतना सही नहीं है, तो स्पीड यहाँ घट जा रही है। तो अब रोड के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना। हम बात कर रहे हैं स्पीड पे। रोड कितना अच्छा है खराब उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो स्पीड है वो किसी भी दिशा में क्या होगी? सेम होगी। आप देखते हैं ना, आप आर्मी की ट्रेनिंग देते हैं, मतलब आर्मी के दौड़ के लिए तैयारी करते हैं, फिजिकल के लिए तैयारी करते हैं या पुलिस के लिए तैयारी करते हैं, तो आप अपने घर के सामने ही तो दौड़ते हैं या अपने घर के आसपास ही तो कहीं दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं, और फिर आप जाते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ पे जाने के बाद आपकी स्पीड घट जाती है? नहीं। जो तैयारी आप, जो टाइम आप, जितने टाइम में आप यहाँ पे दौड़ पा रहे हैं, अगर आपका यहाँ पे सेट है तो उतने ही टाइम में आप वहाँ भी दौड़ लेंगे, यही ना, है ना। तो यानी स्पीड को किससे फर्क नहीं पड़ता? डायरेक्शन से। क्लियर? तो डायरेक्शन से नहीं फर्क पड़ता, तो इसलिए कोई मतलब है ही नहीं डायरेक्शन का। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश राशि। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि आपकी लंबाई क्या है, तो आप अपनी लंबाई बता सकते हैं, है ना। अब लंबाई मान लीजिए आपने पूरब में नापा, तो सपोज करिए कि आप 2 मीटर के हैं, मतलब 2 मीटर लंबे हैं। पश्चिम में नाप दिया तो कितने हो जाएंगे? 2.5 मीटर हो जाएंगे? नहीं सर, तो भी 2 ही मीटर रहेंगे। उत्तर में भी आप 2 ही मीटर रहेंगे और दक्षिण में भी आप 2 ही मीटर रहेंगे। तो क्या लंबाई को फर्क पड़ता है दिशा से? नहीं। बदल रही है लंबाई दिशा बदलने पे? नहीं। तो लंबाई भी क्या है? अदिश राशि है, ठीक है। समय आपसे कोई पूछ दे, समय, टाइम, ठीक है ना, और 4 घड़ी है, चारों अलग अलग दिशा में है, या सपोज कर लो एक ही घड़ी है आपके घर में, ठीक है ना, और आपसे किसी ने क्या पूछ दिया? टाइम। आपने देखा कि घड़ी जो है वो पूरब वाली दीवार पे लगी हुई है, ठीक है। तो इस समय बज रहा है 3:29, ठीक है। जब आप पश्चिम वाले पे देखेंगे, मतलब उस घड़ी को निकाल के आप, मतलब सपोज करिए निकालिए, मत टाइम जाने लगेगा तो फिर आप तब तक पश्चिम वाले में टांगेंगे, मतलब ये तो पूरब वाले में देखा आपने, पश्चिम वाले में टांगे चेंज हो जाएगा, तो कहेंगे हाँ चेंज हो गया ये तो। नहीं, एक के समय 4 घड़ी लीजिए, चारों में सेलेक्टिव टाइम है, चारों अलग अलग डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो पश्चिम वाली घड़ी भी क्या बताएगी? 3:29। उत्तर वाली घड़ी भी क्या बताएगी? 3:29 उस टाइम पे, और दक्षिण वाली घड़ी भी 3:29 से बताएगी। क्या दिशा बदलने से टाइम बदला? नहीं। ऐसा सुनिए ना, तो फिजिकल फिनोमेना में ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इन्हें डायरेक्शन से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम अदिश राशि कहते हैं। यानी अदिश राशियों के पास केवल और केवल क्या होगा? परिमाण होगा और क्या होगा? मात्रक होगा, है ना। इसके अलावा कुछ होगा नहीं, ठीक है। क्या दिशा होगी? दिशा नहीं होगी, इनको दिशा के देने की जरूरत नहीं है।
अब एग्जाम्पल के लिए आप क्या याद रखेंगे, तो एक ट्रिक याद कर लीजिए, उससे सब हो जाएगा आपका। ठीक है, ट्रिक क्या रखेंगे याद अदिश राशियों के लिए, उसका दाल MSC से आता है। ठीक है, MSC से आता है। ठीक है, अब देखिए बारी बारी समझेंगे। ऊ से क्या हो जाएगा, ऊर्जा, ऊ से ऊर्जा। स से क्या हो जाएगा, समय। का से क्या हो जाएगा, कार्य। ठीक है, ऊर्जा यानी एनर्जी, टाइम, वर्क। ठीक है, एक सेकंड गायब हुए तो ठीक। दाल, तो द से मतलब दा से दाब, प्रेशर। ठीक है, फिर ब से क्या हो जाएगा, बताइएगा फटाक से। दाल ल है, सॉरी ब नहीं है, ब से बल होता है जो अदिश नहीं है, सदिश है। फिर देखो ब, ल से होता है लंबाई। ठीक है, लंबाई यानी लेंथ। उसके बाद आता है एम, एम से होता है मास, मास यानी द्रव्यमान। ठीक, एस से हो जाएगा आपका स्पीड, स्पीड यानी चाल। ठीक है, और फिर आता है सी, सी से हो जाएगा करंट, करंट यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, ये क्लियर दिख लिया, मतलब लिख लिया आप लोगों ने, समझ भी लिया है ना। अब आप कहेंगे सर से आता है तो इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, केवल और केवल उसका दाल MSC से आता है, एक ट्रिक है, तो बस इसमें आपको उसका दाल MSC तक काम कराना है। ठीक है, चलिए बना देते हैं, जब आपने कह दिया तो बना ही दिया जाएगा। अभी इसके अलावा इसका मतलब भी निकाल देते हैं हम लोग। कर सकते हैं, यस। से छोड़ दीजिएगा बस, और है छोड़ दीजिए आप, आ डाल दीजिए। आ से आप कर लेंगे आयतन, वॉल्यूम, और ता से हो जाएगा आपका तापमान। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लीजिएगा। मैंने सोचा इतना ही रहने देते हैं, लेकिन इसको भी लिख लीजिए, काहे छोड़ें, जब यहाँ तक आ गए हैं तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं TEMP लिख दे रहा हूँ, ओ मत डालिएगा आगे, आप RATURE डाल दीजिएगा, टेम्परेचर होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये अदिश राशियाँ थी, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऊर्जा हो, चाहे समय हो, चाहे काम हो, चाहे दाब हो, चाहे लंबाई हो, चाहे द्रव्यमान हो, चाहे चाल हो, चाहे विद्युत धारा हो, चाहे आयतन हो, चाहे तापमान हो, इनको दिशा से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये हो गई कहानी अदिश की। अब आती है बात सदिश की। तो दूसरे नंबर पे हम देखेंगे सदिश राशि। सदिश राशि इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, सिंपल। तो ऐसी भौतिक राशि, भौतिक राशि जिनका मान दिशा पर क्या करता है, निर्भर करता है, दिशा पर निर्भर करता है। यानी अगर दिशा बदली तो मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। और मान से छोड़िए, मैं अगर मान लेते हैं कि मान में यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रोक देता हूं, जिनका मान, या मैं ऊपर एक करके ऐसे करके आप लिख लीजिएगा प्रभाव, ऐसी भौतिक राशि जिनका प्रभाव दिशा पर निर्भर करता है। समझ में आ रहा ना, ये ज्यादा सटीक रहेगा कि दिशा बदलने पे प्रभाव क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए वही एग्जाम्पल रखूंगा जो 10 साल से दिया जा रहा है। जैसे दरवाजा,
है ना। दरवाजा देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए मैंने रखा। सर दरवाजा कोई भौतिक राशि नहीं है, मुझे पता है, मैंने एग्जाम्पल के लिए एक केवल और केवल एक वस्तु का प्रयोग किया है। अब देखो दरवाजा कैसे हमारी हेल्प करेगा समझने में। तो आप घर पे जाते हो, अपने सभी लोग दरवाजा खोलते हो, है ना, दरवाजा खोलते हैं। अब मान लीजिए आप अपने घर पे दरवाजा खोलते तो आपको पता है ना किधर खुलेगा, आप 2 सेकंड में बता देंगे। मैक्सिमम घरों के दरवाजे कहाँ खुलते हैं, अंदर की ओर ही खुलते हैं, है ना। लेकिन आप कभी चले जाइएगा शोरूम वगैरह में, है ना, उसमें भी अंदर ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन अब मान लीजिए अननोन जगह पे चले गए, अननोन दरवाजा है, अब आप अंदर ढकेल रहे हैं, है ना, अंदर ढकेल रहे हैं, क्या अंदर की ओर नहीं खुल रहा हो, या अंदर की ओर नहीं खुल रहा है, वो किधर की ओर खुलता है, बाहर की ओर। अब आप पूरा जी जान लगाए हुए हैं अंदर की ओर, ठीक है ना, और अंदर बैठा दुकानदार टेंशन में पड़ा हुआ है। अब आप पूरी पावर के साथ अंदर ढकेलने में है, दुकानदार भी सोच रहा है कहें तो कहें कैसे, क्योंकि आवाज भी जाएगी नहीं। शीशे वाला दरवाजा बहुत सारा हमने देखा हुआ है, फील किया है। अब कुछ लोग होते हैं अननोन पर्सन होते हैं, पूरी जी जान से अंदर ढकेल रहे होते हैं, दुकानदार सोचता है कि आज गिर न जाए, समझ में आ रहा है। अब आपसे खुल नहीं रहा है तो आपको लगता है कि और ज्यादा पावर देनी पड़ेगी, फिर थोड़ा सा इंक्रीज किए, अभी भी नहीं खुला। अब अंदर वाला दुकानदार हल्का हल्का दिख रहा है, कुछ कह भी नहीं सकता अभी फिलहाल में, क्योंकि आगे उसने एक स्टिकर चिपका रखा होता है, फिर अंदर की ओर खोलिए, ठीक है। लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि आप अंदर की ओर नहीं, किधर की ओर खोल रहे हैं, सॉरी मैं गलत बोला, मतलब बाहर की ओर ढकेलिए, या बाहर की ओर अपनी ओर ढकेलिए, उसको अपनी ओर ढकेला था, हम किधर की ओर प्रेस कर रहे हैं, अंदर की ओर, है ना। तो मैटर फंस जाएगा, वहां पे खुलेगा दरवाजा नहीं। जबकि नॉर्मली अगर दरवाजा खोलना इट इज अ फिजिकल फिनोमेना, दरवाजा खोलना एक काम है ना, और एक काम करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है बल। जिसका नाम क्या है, बल। अगर बल होगा तभी दरवाजा खुलेगा, अगर आपके पास पावर ना रहे, मतलब बल ना रहे, तो आप दरवाजा खोल पाएंगे नहीं, है ना। लेकिन इस बार बल लगाने से काम नहीं चलेगा, मतलब पता है कि उस दुकानदार ने बताया होगा, अगर हो सकता है कि अगर साइंटिफिक दुकानदार रहा हो, शॉपकीपर हो, तो उसने बोला कि 5 न्यूटन बल लगाएंगे दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है। और ये ना लिखा हो कि अंदर खोलना है कि बाहर, समझ में आ रहा है। तो आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं किधर की ओर, अंदर की ओर, दरवाजा किधर की ओर खुल रहा है, बाहर की ओर, तो ये 5 न्यूटन का बल निष्क्रिय माना जाएगा ना, कोई काम होगा वहां पे। यानी फिजिकल क्वांटिटी ध्यान से देखिएगा, अंदर की ओर लगाई जा रही है तो कोई काम नहीं कर रही है, कर रही है, 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है अंदर की ओर, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर दुकानदार उठ के आता है और बताता है कि आप बाहर की ओर ढकेलिए, और आपने वो 5 न्यूटन किधर की ओर लगा दिया, बाहर की ओर, दरवाजा क्या हो गया, खुल गया। काम हो गया कि नहीं हो गया, केवल दिशा बदल दिया आपने, है ना। अंदर की ओर बल ना लगा के बाहर की ओर बल लगा दिया, दिशा बदल दिया आपने, देखिए काम खत्म, है ना, काम हो गया, कंप्लीट हो गया नहीं हो गया। लेकिन अगर दिशा नहीं बदलते आप तो काम हो पाता नहीं, जबकि आप फिजिकल क्वांटिटी प्रयोग कर रहे हो, लेकिन उसका काम क्या है, 0 है, ठीक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये फर्क है, देखिए इससे आप समझ सकते हो कि देखो बल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किस पे निर्भर कर रही है, दिशा पे निर्भर कर रही है। दिशा बदलोगे तो प्रभाव बदल जाएगा, है ना, मान बदल जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, एक ही एग्जाम्पल बहुत है, काफी है, नहीं तो आगे मैं एक एक करके समझा दूंगा। इसका ट्रिक है असंभावी विभत्व, ठीक है, असंभावी विभत्व। अ से क्या होगा, अ से हो जाएगा आवेग, इंपल्स, ठीक। स से क्या हो जाएगा, सं, तो संवेग, मोमेंटम, ठीक है। भा से हो जाएगा, सॉरी, भा से भार, वेट, ठीक है। बी से विस्थापन, ठीक है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में यहाँ पे विभत्व तो नहीं है, सॉरी, यहाँ पे
थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, वेबत्व है, ठीक है, बस हो गया काम। वेबत्व, वे से हो जाएगा वेग यानी वेलोसिटी, ब से क्या हो जाएगा आवर फेवरेट बल, फोर्स, ठीक। और फिर होता है त्व, त्व से क्या हो जाएगा पूरी दुनिया का फेवरेट त्वरण, एक्सीलरेशन, ठीक है, क्लियर। त्वरण, सॉरी वो तो लिख ही दिए, इंग्लिश में लिखना है, एक्सीलरेशन थोड़ा सही से लिखते हैं, एक्सीलरेशन, ठीक है। ये याद हो जाएगा, अ से आवेग, स से संवेग, भा से भार, बी से विस्थापन, वे से वेग और ब से बल, त्व से त्वरण। अच्छा, इसमें कई लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भार देख के दिक्कत हो रही होगी, लेकिन सच है ये, है ना। कैसे आप किसी भी चीज को तौलते हैं, है ना, तो वो जो मशीन होती है उस मशीन के ऊपर रखते हैं ना, मशीन के ऊपर आपने किसी सामान को रख दिया, तो जब आप रखते हैं तौलते हैं तो एक्चुअल में आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये देख रहे होते हैं कि मान लीजिए वो जो वस्तु है उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा कितना बल लगाया गया है, पृथ्वी द्वारा कितना बल लगाया गया है, ठीक है। एक्चुअल में भार कुछ और थोड़ी ना है, भार क्या है, भार यही बताता है कि वस्तु पर पृथ्वी कितना बल लगा रही है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भार। और पृथ्वी के क्या बोलते हैं बल लगाने की डायरेक्शन किधर की ओर है, नीचे की ओर, यानी अगर अगर वस्तु को नीचे रखोगे तभी जाके उसका बल आप उसका आप भार नाप सकते हो। जैसे जैसे उस वस्तु को आप ऊपर लेके जाओगे उसका भार क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, उसका भार क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा ना। आपने पढ़ा भी होगा कि देखिए द्रव्यमान, जो कि आपने देखा अदिश राशि में, द्रव्यमान इस दुनिया में कहीं भी चले जाइए कभी नहीं बदलेगा। द्रव्यमान यानी मास नेवर चेंज, इस दुनिया छोड़िए, इस पूरे यूनिवर्स में आप कहीं चले जाइए, मास नेवर चेंज, ठीक है। लेकिन अगर भार की बात करें तो भार बदलता है, वेट बदलता है। अगर आप पृथ्वी से चंद्रमा पे चले जाएंगे, है ना, पृथ्वी से आप कहाँ चले गए, चंद्रमा पे, तो भी बदल जाएगा। चंद्रमा से आप मंगल पे चले गए तो वहां भी बदल जाएगा, यानी हर जगह पे क्या होता है, बदलते जाता है ना। क्लियर, हाँ है ना, इस बात को याद रखेंगे। तो पृथ्वी डायरेक्शन पे निर्भर करती है, मतलब ये जो भार है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे। जब तक नीचे की ओर दिखाएंगे तभी होगा, जब ऊपर की ओर लेके जाने लगे भार क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। समझ में आया, ठीक है, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास है, जैसे कि विस्थापन क्या होता है आगे तो पढ़ा जाएगा, ये सब पढ़ा जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। सपोज करिए कि आप कहाँ गए, मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट किए, पॉइंट ए है, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे गए बी पे, फिर बी पॉइंट से ये 5 किलोमीटर चले हैं, बी से आप फिर 4 किलोमीटर कहाँ चले गए, सी पे, ठीक है, और सी पे आके रुक गए। अब आपसे पूछा जाए आप कितना चले आप बताइए फटाक से, 9 किलोमीटर। तो आपने कुल लंबाई जो तय किया वो है दूरी आपकी, तो वो है 9 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे किसी ने गलती से पूछ दिया विस्थापन बताइए, तो विस्थापन ये नहीं है। थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ इसको, मजबूरी नहीं है मेरी, मैं चाहता हूँ सटीक आंसर दूँ जिससे आप खुश रहें, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो टोटल कितनी दूरी चल चुके हैं आप, 7 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे इसने विस्थापन पूछ लिया, तो विस्थापन का मतलब ये हुआ कि आप जहाँ से स्टार्ट किए थे, स्टार्ट यहाँ से किए थे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और जहाँ पे आपने खत्म किया है यहाँ पे खत्म किया, ये आपका एंड पॉइंट। इसके बीच में स्ट्रेट दूरी, सीधा मतलब इसके बीच में स्ट्रेट दूरी या सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे न्यूनतम दूरी मतलब वो रास्ता बनाइए जो कि सबसे कम हो, यानी कम दूरी का हो। तो सबसे कम दूरी वाला रास्ता कितना होगा, और अगर उस रास्ते पे आप चल रहे हो तो आप कितनी दूरी तय कर रहे हो। तो ये तो पूरा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है ना, अगर हम चाहें यहाँ पे पहुंचना तो हम सीधे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। हम लोग तो गाँव से बिलोंग करते हैं, जमाना हुआ करता है, तिरपटे आप सुने होंगे, तिरपटे पहुंच जाएंगे, सुने होंगे ना। तो तिरपटे जो होता है एक्चुअल में विस्थापन ही बता रहा होता है। इस कोने से मान लीजिए हम देख रहे हैं कि रोड हमारा कैसे गया है, ये इधर गया फिर ऐसे गया है घूम के, हम क्या करेंगे यहीं से निकल लेंगे खेत में, और खेत से होते होते सन से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट हुए तो है।
आप स्टार्टिंग से डायरेक्ट एंड पे पहुंच गए, है ना। ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। अब कितनी होगी ये, तो पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात कर रहा हूँ तो विस्थापन कितना हुआ, मतलब इस रास्ते की लंबाई कितनी है 5 किलोमीटर, और यही विस्थापन हो जाएगा। समझ में आया। विस्थापन कितना हुआ 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर है। तो क्या इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी ना। स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट ये रहा, तो हमें इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। हम अगर डायरेक्शन इधर कर दें तो मिल पाएगा क्या हमको विस्थापन, नहीं सर, नहीं मिल पाएगा। आया समझ में। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन बदल दूंगा मैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसलिए विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, लेकिन दूरी सदिश राशि नहीं है। आया समझ में, क्लियर। हाँ, अब इसके बाद की कहानी में चेंज ये आता है कि ठीक है सर, अब हम सदिश और अदिश समझ गए, और ये समझ गए कि इस संसार में 2 तरीके की फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट कर सकती हैं, एक तो अदिश और दूसरा सदिश। लेकिन सर अगर मान लीजिए एक अदिश है एक सदिश है, दोनों एक जगह आ जाए तो मैं पहचानूंगा कैसे कि कौन अदिश है कौन सदिश है। ठीक है, तो इसके लिए एक नियम बनाया गया कि अगर जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उनके ऊपर क्या लगा दो, एरो। क्या लगा दो, एरो, तीर। ठीक है, ये तीर से हम निरूपित करेंगे। मतलब सपोज कर लो मैंने यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी रखी, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया बल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्य। सिंपल समझना, कार्य यहाँ पे रखा, बल यहाँ पे रखा, कार्य। ठीक है ना। वैसे तो हम सिंबल से काम करते हैं, बल को हम F से दिखाते हैं और कार्य को W से दिखाते हैं। ठीक है, मैंने W के ऊपर एरो लगा दिया, तो इसका मतलब W के ऊपर एरो लगाते ही इसका मतलब मुझे पकड़ में आ जाना चाहिए कि कार्य जो है किस पे डिपेंड करता है, दिशा पे। कार्य किस पे डिपेंड कर रहा है, दिशा पे। इसका मतलब कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसके ऊपर एरो नहीं लगा है, इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। आया समझ में, यानी ये दिशा पर निर्भर नहीं करती है। एरो लग गया तो इसका मतलब दिशा पर निर्भर कर रही है, एरो नहीं लगा तो इसका मतलब दिशा पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो बातें लिखी है ध्यान देंगे, कार्य एक्चुअल में फिजिकल कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश नहीं है, अदिश है ना। वो तो मैंने जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा बहुत आप सोच में रहे कि सर जी गलत कर दी है इसलिए मैंने ऐसा किया। अवेयर तो रहेंगे, कई लोग सो जा रहे हैं, घबरा जाएगा। ठीक है, तो बल के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो। तो इसका मतलब ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर वाली। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो इस एरो की भी कहानी होती है, मतलब ये जो एरो होता है ना, नोट करके लिख लेंगे, वैसे तो नोट करके लिख लेंगे ना आप कि जो भी सदिश है उनके ऊपर एरो लगाते हैं। अब ये जो एरो होता है, इसमें एरो की जो लंबाई होती है यहां से लेके यहां तक, तीर की लंबाई, तीर की लंबाई एक्चुअल में परिमाण बता रही होती है। क्या बता रही होती है, परिमाण। और जो एरो की दिशा है, तीर की दिशा किसको बता रही होती है, डायरेक्शन ऑफ एरो क्या बताता है, भौतिक राशि की दिशा। ठीक है ना, दिशा को दिखाता है। तीर की दिशा ही उस फिजिकल क्वांटिटी की दिशा होगी, और तीर की लंबाई क्या होगी, परिमाण होगी। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक बल मेरा 5 न्यूटन का है और दूसरा बल मेरा 10 न्यूटन का है। ठीक है, मान लेते हैं F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और ये लगा हुआ है किधर, उत्तर की ओर। ठीक है, और ये किसकी ओर लगा हुआ है, सपोज कर लो दक्षिण की ओर। ठीक है, मेनली आप उत्तर दक्षिण ना करके पूरा पश्चिम करिए, लेकिन अभी कई लोग कहेंगे नहीं आप लिखे हैं इसका मतलब उसका नहीं हो सकता। चलिए उसका ही बता देते हैं, एक उत्तर में एक दक्षिण में। ठीक है, मुझे इसको निरूपित करना है, कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 न्यूटन है और यहाँ पे 10 न्यूटन है, किसका परिमाण ज्यादा है, सर दूसरे वाले का। तो इसका मतलब दूसरे वाले का तीर भी क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अब मेनली अगर आप बनाने जाए ऐसे तो उस हिसाब से आपको स्केल लेना चाहिए, स्केल लेके आपको काम करना चाहिए, है ना। मान लीजिए सपोज करिए आप 5 न्यूटन ले रहे हैं, तो 1 न्यूटन को आप कितने सेंटीमीटर से दिखा सकते हैं, 1 सेंटीमीटर से, यानी 1 सेंटीमीटर लंबाई का मतलब 1 न्यूटन हो गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। ओके, आपको मानना पड़ेगा, यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक है, अब उस हिसाब से आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा 5 न्यूटन है, और आपने एरो की डायरेक्शन किधर रख दी, इधर की ओर। तो ऐसे मान लिया जाएगा कि लेफ्ट, अब यहाँ पे ये भी माना जाता है, एज्यूम किया जाता है कि लेफ्ट का मतलब क्या होगा, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट की ओर रहेगा, तो मैं मान लूंगा कि उत्तर है। ठीक है, और राइट का मतलब क्या हो जाएगा, राइट की ओर का मतलब क्या हो जाएगा, दक्षिण है। क्लियर, ये मानना पड़ता है, तब आप डायरेक्शन, तब आप इस तरीके से दिखा सकते हो।
क्लियर? ये बातें कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। ये तो हो गया F1 का, F1 बन गया। F2 बनाना हो तब, अच्छा मैंने इधर कर दिया, एक्चुअल में F1 की डायरेक्शन किधर है, दक्षिण की ओर है ना, दक्षिण की ओर है तो इधर करना पड़ेगा। कि सही बना था? सही बना था। अब ध्यान दीजिए बस, सब सही है। F2 यहाँ पे मैं बनाता हूँ। अब देखो F2 बनाऊंगा मैं, 10 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि 10 न्यूटन तो 10 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, तो ये बन गया हमारा 10 न्यूटन। और इस बार इसकी एरो की डायरेक्शन किधर रहेगी, एरो की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। क्लियर? खत्म, बन के तैयार है F2। तो इस तरीके से हम सदिशों का निरूपण करते हैं। क्लियर है? किसी भी सदिश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर तीर के माध्यम से। ओके, तीर की लंबाई जो होती है वो ये बताती है कि वो फिजिकल क्वांटिटी का परिमाण कितना है, और तीर की दिशा जो है वो ये बताती है कि इस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन किधर है। मतलब ये बताया जा रहा है, देखिए ध्यान से। अब इस तीर को आपने देखा तो इस तीर को देखने के बाद ऊपर देखोगे, ठीक है ना, ये 5 सेंटीमीटर बना है, नीचे वैसे भी 5 न्यूटन लिख दिया गया है, तो इसका मतलब 5 न्यूटन बल लग रहा है किस दिशा में, किस दिशा में, फटाक से बताएंगे, उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। और नीचे वाला F2 का जो तीर देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि 10 न्यूटन का बल लग रहा है किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। आया समझ में? ये हो रहा है, क्या इसमें कोई दुविधा अब नहीं? सदिशों का निरूपण इस प्रकार किया जाता है, ठीक है ना। और सदिश और अदिश इस तरीके से अलग अलग होते हैं। क्या इसमें कोई दुविधा नहीं ना? चलिए, अच्छी बात है। अब कुछ बातें और जरूरी हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अदिश तो एकदम सिंपल है, बच्चों जैसा है ना, बच्चों जैसा मतलब नॉर्मल है। अगर मान लीजिए 2 अदिश दे दिए गए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा है, ऐसे समझिएगा कि एक सपोज कर ले रहा हूं कि 10 एम्पियर की धारा इधर बह रही है, ठीक है, और दूसरी 10 एम्पियर की धारा इधर बह रही है, तो कुल धारा कितनी बह रही है, कुल कितनी विद्युत धारा यहाँ से गई है इस टर्मिनल से। ऐसे मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ 10 एम्पियर की धारा इस डायरेक्शन में गई, 10 एम्पियर की धारा इस डायरेक्शन में गई है, तो टोटल कुल धारा कितनी गई होगी, बता सकते हैं? या ऐसे सिंपल हटाओ यार, थोड़ा सा ऑड कर दिया आपके लिए, बच्चों वाला करते हैं, बोला बच्चों वाला लेकिन कर दिया तुरंत रॉकेट साइंस वाला। सिंपल समझिए, मान लो आप 10 मीटर लंबाई इधर चले, 10 मीटर लंबाई इस डायरेक्शन में चले, ठीक है ना, आगे फिर 10 और चल दिए, 10 मीटर और चल दिए, फिर 10 मीटर आप यहाँ पे चल दिए, ठीक है, फिर 10 मीटर आप यहाँ पे चल दिए, ऐसे चलते जा रहे हो टेढ़े मेढ़े, ठीक है, जिग जैग, फिर 10 मीटर आप यहाँ चल दिए, टोटल कितना चले? सर सबको जोड़ देना है, 10 10 20 10 30 10 40 10 50, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चलो, मुझे क्या करना है, सिर्फ जोड़ते जाना है। अदिश में खेल इतना होता है ना कि हमको फर्क नहीं पड़ता ना कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मतलब किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, डायरेक्शन का घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस सिंपल मेथड होता है किसी भी काम का। ओके, आप खुद सोच सकते हैं ऐसे भी, जैसे मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर तक चले, फिर चलने के बाद आप यहाँ पे आ गए 5 मीटर, फिर यहाँ से आप यहाँ पे चले आए 20 मीटर, फिर ठीक है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछूं कितना चले आप, सर 20 और 5 25, अब 25 20 45, टोटल 45 मीटर चले, है ना। आप सन ऐसे बोल देंगे, आपको बिल्कुल नहीं ना फर्क पड़ा कि आप ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, टेढ़ा मेढ़ा गए, कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन अगर यही क्या होता, सदिश में होता, तो खेल बदल जाएगा क्योंकि दिशा बदल रही है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? आप एक ही एग्जाम्पल से समझ सकते हो, देखो दूरी और विस्थापन वाले से एक बार पुनः समझना। आप यहाँ से यहाँ तक फाइनल चल रहे हो, देखना फिर से, ए से स्टार्ट किया आपने, बी तक चले हो, 50 मीटर की रोड है ये, ठीक है, फिर बी से आप कहाँ पे, सी पे आके रुक जा रहे हो, जो कि बी से लेके सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है, और सी पे आके आप क्या हो गए, रुक गए, स्टॉप। आपसे मैं पूछूं दूरी बताओ, तो दूरी मतलब कितना चला मैं, सर 50 चला, फिर 10 और पीछे आ गया, तो 10 50 10 60, दूरी कितना चला हूँ मैं, 60 मीटर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं विस्थापन बताओ, विस्थापन तो कहाँ से स्टार्ट किया था, ए से, एंड कहाँ पे किया है, सी पे, तो ए से सी के बीच की दूरी बताओ। तो सर टोटल 50 थी, 10 आ ही गए पीछे, मतलब 50 चले थे, फिर 10 पीछे आ गए, तो कहाँ पे इस समय, ए से 40 मीटर की दूरी पे ही है ना, तो इसका मतलब विस्थापन कितना हुआ, 40 मीटर, यानी घट गया ना। देखो रीजन,
सिर्फ और सिर्फ रीजन ये रहा कि ये सदिश है और ऊपरा वाला अदिश है, बस इतना सा फर्क था। समझ में आया? तो सदिश और अदिश में ये बड़ा फर्क होता है कि डायरेक्शन चेंज करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। और इस हिसाब किताब से देखा जाए तो इनका जोड़ घटाना क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है। याद रखेंगे कि अदिश का जोड़ घटाना, अदिश का जोड़ घटाना सिंपल होता है, ठीक है ना। सिंपल होता है, सिंपल मतलब जैसे हम लोग करते हैं, एक जैसे बीजगणितीय योग जैसा होता है, ठीक है, बीजगणितीय योग जैसा होता है। लेकिन सदिश का जोड़ घटाना, सदिश का जोड़ घटाना किस पे निर्भर करता है, सदिश योग के नियम पे, सदिश योग के नियम पर निर्भर करता है। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। अदिश का जोड़ घटाना सिंपल होता है, जैसे हम करते हैं 4 और 5 कितना आ जाएगा 9, 7 और 6 13, 7 में से 6 जाएगा 1, बस ये होता है अदिश में। अगर दो सिंपल सेम अदिश है, स्केलर क्वांटिटी है, तो उनको जोड़ना घटाना तो सिंपल जैसे आप जोड़ते आते हो वैसे ही जुड़ेगा और घटेगा। लेकिन बीजगणित का जोड़ घटाना क्या होता है, वो सदिश योग के नियम पर निर्भर करता है ना। अब सदिश योग का नियम बहुत जरूरी है और यही कारण है कि एक नई बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को बोल रहे हैं कि ये क्या है, वेक्टर है, क्या है, वेक्टर है, यानी सदिश राशि है, तो उसको कितने नियम का पालन करना पड़ेगा, मतलब 3 बातों को, 3 कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि इसके पास क्या होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए। दूसरी बात, उसके पास क्या होना चाहिए, दिशा होनी चाहिए। और तीसरी बात, उसको क्या करना चाहिए, सदिश योग के नियम का पालन करना पड़ेगा। आया समझ में? सदिश योग के नियम का पालन करना पड़ेगा। तब जाके उसको क्या मानूंगा मैं, सदिश मानूंगा। अब तीनों जरूरी है भैया। मान लीजिए ये है, ये नहीं है तो भी सदिश नहीं माना जाएगा। अगर ये है, ये नहीं है तो भी सदिश नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा? सदिश होने के लिए कितने नियम चाहिए, 3। इसके पास क्या होना चाहिए, परिमाण, दूसरा दिशा और तीसरा सदिश योग के नियम का पालन करना पड़ेगा। अब आप कई लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे सर सदिश योग के नियम का पालन करना पड़ेगा, ठीक है, तो सर ये क्या है, ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। कुछ खतरनाक नहीं है, बच्चों वाला ये भी है, बस समझिएगा ध्यान से। देखिए ये कहता है कि अगर आप पूरब में कोई काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो जो मान आया है जब आप उसी काम को पश्चिम में लेके जाओगे तो वो घट जाएगा, यानी माइनस में होने लगेगा। मतलब अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया और वो काम के लिए आप मान रहे हो कि पूरब सही दिशा है, तो पश्चिम उसके लिए गलत दिशा मानी जाएगी। सिंपल। अगर आप उत्तर दिशा को सही दिशा मान रहे हो तो उस कंडीशन में दक्षिण दिशा आपके लिए क्या हो जाएगी, गलत दिशा मानी जाएगी, यानी माइनस में लिया जाएगा, है ना। अभी आप समझ जाएंगे। या ऐसे भी हो सकता है कि आप पूरब दिशा को क्या मान रहे हो, अच्छा मान रहे हो, सॉरी बुरा मान रहे हो, तो उस कंडीशन में कौन सी दिशा, अगर इसको आप गलत मान रहे हो तो पश्चिम दिशा फिर क्या हो जाएगी आपके लिए, शुभ हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप उत्तर दिशा को क्या मान रहे हो, खराब मान रहे हो, शुभ मान रहे हो, तो दक्षिण दिशा क्या हो जाएगी, शुभ मानी जाएगी। क्लियर? अब एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो, जैसे अभी आपने देखा, क्या देखा आपने कि आप यहाँ से स्टार्ट किए थे चलना और कहाँ तक चले हो आप, बी तक। कितना टोटल डिस्टेंस था, 50 मीटर। लेकिन जब आप बी से सी पे लौटे 10 मीटर और आप पीछे आ गए ना, तो क्या हुआ बताओ, तो क्या हुआ। अगर आप दूरी निकाले तो दूरी आपका 60 आया था, लेकिन विस्थापन ने ऐसा क्या कर दिया, विस्थापन में आखिर कम क्यों हो गया, तो कम इसलिए हुआ, ध्यान से देखिए, क्योंकि आप यहां से लेके यहां तक, ध्यान से समझना है, आप गए हो पूरब दिशा में, कितना मीटर चले, 50 मीटर चले, लेकिन उसके बाद आप जब यहाँ पे आए तो यहाँ से आप क्या किधर जाने लगे, पश्चिम दिशा में ना, है ना। देखो अगर मैं मान लो इसको पूरा मानता हूं तो ये पश्चिम में ना होगा भाई, है कि नहीं है, ये पश्चिम दिशा है। अरे भाई ये ईस्ट है तो ये क्या है, वेस्ट है।
तो हम ईस्ट में गए तो हमने पॉजिटिव 50 मीटर माना, तो जब हम वेस्ट में जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, वो निगेटिव में चला जाएगा। तो निगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, यानी कितना चले आप फिर इधर, सर इधर आप 10 चले, लेकिन ये 10 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो। अरे कई लोगों को फिर से कंफ्यूजन होगा, फिर से समझना। आप ईस्ट डायरेक्शन में गए तो आपने इसको पॉजिटिव माना था, तभी तो आपने बोला था कि अरे हम खुशी खुशी बोल रहे थे, आप 50 मीटर चले ए से बी पे, लेकिन फिर आप बी से क्या हुए, सी पे आए कि नहीं आए। तो जब बी से आप सी पे चले तो ये क्या हुआ, आप तो उल्टी डायरेक्शन में जाने लगे ना, उल्टी डायरेक्शन में कितना चले 10 मीटर, तो ये किस में लिया जाएगा, माइनस में। यानी एक दिशा में एक वैल्यू को अगर प्लस मान रहे हो तो उसके जस्ट विपरीत दिशा वाले में वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो अब जब टोटल निकालोगे तो टोटल तब निकलेगा जो दूरी, ये टोटल दूरी जब निकालोगे तो क्या होगा, एक 50 होगा और दूसरा क्या होगा, -10। अब इनको जोड़ दो तो 50 में से 10 चला जाएगा ना भाई, 50 में से 10 चला जाएगा तो क्या मिल गया आपको, 40। यानी दूरी भी एक विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है, दूरी ही है। बस उसमें आपने क्या कर दिया, सदिश योग का नियम लगा दिया। तो सदिश योग का नियम अगर आप लगा देंगे तो वही दूरी क्या बन जाती है, विस्थापन। और सदिश योग का नियम क्या है कि अगर एक दिशा पॉजिटिव मान रहे हो तो उसकी विपरीत वाली दिशा में वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। क्लियर है ना, यही है सदिश योग का नियम। आई होप समझ गए हो क्या, क्लियर, वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यह सीखना है कि किस तरीके से हम दो सदिशों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे, बहुत आसान है। उसके बाद उनको हम उनके घटक कैसे निकालेंगे, यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे निकालेंगे। ओके, और ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके आगे आने वाले क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की कहानी आप पूरे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को मैं यहीं पे विराम दूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।